हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा क्रू। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो फाउंडेशन है और जो मॉडरेट्स थे उनका जो इसमें कंट्रीब्यूशन है फाउंडेशन में और इवन दी वर्किंग में कांग्रेस की, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कैसे कैसे उन्होंने ये फॉर्म करी। इंडियन साइड से इसमें कौन लीडर्स थे और ब्रिटिश की साइड से इसमें कौन इन्वॉल्व था वो भी हम देखेंगे। मॉडरेट्स एक्चुअली अर्ली नेशनलिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं और आगे आगे जैसे हम देखेंगे कि नेशनलिज्म जो है 1885 से 1905 तक मॉडरेट्स की एरा मानी जाती है। एंड इससे आगे अब हम जाएंगे तो 1905 से 1905 से 1910 या 1909 के करीब का जो एरा है वो एक्सट्रीमिस्ट का एरा माना जाता है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट थे या अजर्टिव्स थे एंड नियो नेशनलिस्ट भी इन्हें जाना जाता है, तो उनके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे ये एरा ऑफ मॉडरेट से एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म के टूवर्ड्स जो है प्रोग्रेस हुई। मॉडरेट्स का इस पर फ़िलहाल तो हम मॉडरेट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और ये जो चैप्टर है हमारा दो वीडियो में डिवाइडेड होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन इनिशियल पॉइंट्स को कवर करेंगे और जो मॉडरेट नेशनलिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है और इवैल्यूएशन ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट जो इनकी कंट्रीब्यूशन रही है और इनका एक इवैल्यूएशन ओवरऑल जो इनके पीरियड में रहा था एरा में जो इनकी अर्ली नेशनलिस्ट की, जैसे मैंने कहा कि मॉडरेट को अर्ली नेशनलिस्ट भी बोलते हैं। तो इन अर्ली नेशनलिस्ट का ओवरऑल जो ओवरव्यू हम देखेंगे कि क्या इन्होंने ऐसा ऐसा क्या पॉलिसीज़ थी इनकी, इनकी वर्किंग क्या थी, इनकी अप्रोच क्या थी नेशनलिज्म के टूवर्ड्स, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं इन दो पॉइंट्स को, डिटेल में इन्हें कवर करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू दी चैप्टर। तो हम इसमें अब पढ़ेंगे कि भाई फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्चुअल में हुई कैसे, फॉर्मेशन कैसे हुई इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो इन द अर्ली 1880s a solid ground had been prepared for the establishment of an all India organization। तो अर्ली 1880s जो थे, हमारा जो 1880s के अर्ली पीरियड था और अर्ली 19th सेंचुरी का जो अर्ली पीरियड मान सकते हैं हम उसे, उसमें एक सॉलिड ग्राउंड जो है सेटअप हो चुका था। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में उन पॉइंट्स को डिस्कस करा है कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम बंगाल एंड फ्रॉम बॉम्बे, मद्रास वगैरह वगैरह और भी काफ़ी छोटे छोटे लेवल की सभाएं, समितियां भी जो हैं उस टाइम पे इन दी पीरियड ऑफ अर्ली 1880s एंड अर्ली 19th सेंचुरी में जो है इस्टेब्लिश होने लग गई थी और उभर के आने लग गई थी। बेसिकली उन ग्रुप्स की इस्टेब्लिशमेंट ऑल ओवर द कंट्री होने लग गई थी। एंड बेसिकली वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ही थी, वो जितनी भी जिनकी एमरजेंस हो रही थी, ये वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एसोसिएशंस थी, वो समिति सभास के रूप में छोटे स्केल की थी वो उनके, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस वीडियोस को देखें। तो उसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि जो इंडियन एसोसिएशन है, इंडियन नेशनल एसोसिएशंस वगैरह जो स्टार्ट हुई थी, जो कि इन दी एंड कांग्रेस का ही बेसिकली वो सब प्रेडिसेसर्स मानी जाती हैं। एंड तो अर्ली 1880s में ये एक सेटअप हो चुका था ऑलरेडी कि भाई फाउंडेशन लग चुकी थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के, जो बर्थ होता है उसके उसकी जो सीड्स हैं वो जो है बो दी गई थी नेशनलिज्म की। अब जो द फाइनल शेप टू दिस आइडिया वाज गिवन बाय ए रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट A.O. ह्यूम। तो जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे, ये रहे हमारे, इनकी फ़ोटो भी इधर। तो फाइनल शेप जो इस आइडिया को दी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के और एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के, जो आइडिया को फाइनल शेप दी थी वो सर A.O. ह्यूम ने दी थी। ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे एंड काफ़ी ऑनरेबल बंदे थे उस टाइम के, इसलिए काफ़ी जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे उन्होंने इन पर ट्रस्ट भी करा। ही मोबिलाइज द इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द टाइम। तो इन्होंने जो इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द टाइम थे, जो कि हमारे अर्ली नेशनलिस्ट हैं सारे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास की जो एक पर्टिकुलर ग्रुप था इंटेलेक्चुअल्स जिन्हें बोला जाता है, लिबरल्स जो थे हमारे, तो इन्होंने उन्हें मोबिलाइज़ करा। मोबिलाइज़ का मतलब है उन्हें एक साथ लाया और उनके कोऑपरेशन के साथ से, उनके ऑर्गेनाइजेशन से, उनके कोऑपरेशन से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ करा पहले सेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस के। सो ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन हुआ था वो जो हुआ था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, बॉम्बे, इन दिसंबर 1885। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। एंड एज अ प्रील्यूड टू दिस, टू सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि इवेंचुअली INC में
कन्वर्ट हो गई थी। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी आगे जाके जो बनी। तो इसके ऑलरेडी प्रील्यूड का मतलब ये है कि ऑलरेडी 2 सेशंस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो चुके थे 1883 और 1885 में, विच हैड रिप्रेजेंटेटिव्स ड्रॉन फ्रॉम ऑल मेजर टाउन्स ऑफ इंडिया। तो इसमें हमने डिस्कस करा कि कैसे फाउंडेशन हुई, फॉर्मेशन हुई, ए.ओ. ह्यूम का क्या रोल था इसमें, हमारे लीडर्स का क्या रोल था, ये हुई कहाँ पर, दिसंबर 1885 में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। तो अब हम आगे और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस वर दी मेन आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो जो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस हैं वो मेन आर्किटेक्ट्स हैं ऑफ द आईएनसी। तो जो आईएनसी इन द सेंस की इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, तो उनके मेन आर्किटेक्ट्स इन द सेंस जिन्होंने इसको शेप दी थी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें इनका काफ़ी रोल था, सिग्निफिकेंट रोल था, काफ़ी इन्होंने अपनी लाइफ का टाइम भी दिया इसमें। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस को जो है खड़ा करा। और फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी वाज अटेंडेड बाय 70 डेलीगेट्स। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन था वो 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था और इसको प्रिजाइड करा था हमारे वोमेश चंद्र बैनर्जी ने। एंड हेयर आफ्टर द कांग्रेस मेट एवरी ईयर इन दिसंबर। तो इसके बाद से जो है हर साल कांग्रेस के ऐसे ही सेशंस हुए और दिसंबर में ही, हर इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री ईच टाइम। और ये हर अलग अलग पार्ट्स में होते थे, जो दिसंबर में ही होते थे, लेकिन कंट्री में अलग अलग जगह होते थे। जैसे कि पहला सेशन तो हमारा बॉम्बे में हुआ था, लेकिन उसके बाद जो अलग अलग सेशंस हुए थे वो अलग अलग पार्ट में हुए थे कंट्री के। सम ऑफ द ग्रेट प्रेसिडेंट्स ऑफ द कांग्रेस ड्यूरिंग दिस अर्ली फेज वर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो हमारे हैं थ्राइस प्रेसिडेंट रहे थे, 3 बार प्रेसिडेंट बने थे वो कांग्रेस के, और इसलिए उन्हें ग्रेट प्रेसिडेंट्स के ना उनमें लिस्ट में आते हैं। वो आईएनसी के ग्रेट प्रेसिडेंट्स जो रह चुके हैं हिस्ट्री में, तो नंबर 1 लिस्ट पे नाम उनका है। एंड बहादुरुद्दीन तयाबजी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, ये सब जो हैं ये प्रेसिडेंट्स थे कांग्रेस के जो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट रह चुके थे। एंड गोपाल कृष्ण गोखले भी थे इनमें से एक। अदर प्रोमिनेंट लीडर्स इंक्लूड महादेव गोविंद रानादे। तो ये प्रोमिनेंट लीडर के नाम हैं और ये हमारे प्रेसिडेंट्स जो रह चुके हैं ये उनके नाम हैं। आगे हम अगर बढ़ें तो इन 1890 कादम्बिनी गांगुली, द फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट ऑफ कैलकाता यूनिवर्सिटी, addressed the Congress session, which symbolized the commitment of freedom struggle to give the women of India their due status in national life। तो इसमें women के status की भी significance थी कि भाई जो कादम्बिनी गांगुली जी थी 1890 में, वो फर्स्ट वुमन थी टू ग्रेजुएट आउट ऑफ कैलकाता यूनिवर्सिटी। इन्होंने कांग्रेस सेशन को एड्रेस करा था और इससे ये सिम्बलाइज भी हुआ था कि जो कमिटमेंट है हमारे जो मॉडरेट्स थे, जो नेशनलिस्ट थे, और जो फ्रीडम स्ट्रगल था वुमेन को उनके जो स्टेटस देने की है, उसमें एक ये भी सिम्बलाइज किया गया था कि कमिटेड हैं जो लोग हैं, कि वीमेन को उनकी जो एक्चुअल में जो उनका स्टेटस है उन्हें देने की भी सिम्बलाइजेशन थी उसमें। फ्रीडम स्ट्रगल भी तो था ही उसमें, लेकिन एक ये भी था कि वीमेन को उनका प्रॉपर शेयर सोसाइटी में दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस, nationalist activity was carried out through provincial conferences and associations, न्यूज़पेपर्स एंड लिटरेचर। तो आईएनसी तो फॉर्म हो ही गई थी, एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अब हमारे पास थी कंट्री में। अपार्ट फ्रॉम आईएनसी नेशनलिस्ट एक्टिविटी छोटे छोटे लेवल पे भी लेकिन होती थी, प्रोविंशियल लेवल्स पे प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंसेस अभी भी थी, एसोसिएशंस अभी भी एग्जिस्ट करती थी, न्यूज़पेपर के द्वारा, मीडिया इन द सेंस जो उस टाइम का मीडिया था, न्यूज़पेपर्स, प्रिंट मीडियम के द्वारा और लिटरेचर के द्वारा, बेसिकली स्टोरीज, पोएम्स, एंड इनके द्वारा भी लोगों में नेशनलिस्ट एक्टिविटी फैलाई जा रही थी। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो ये इसका सब पॉइंट है, अब फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो चैप्टर है इसका सब पॉइंट आता है कि वॉज इट ए सेफ्टी वॉल्व। तो अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस ये बोला जाता है कि एक ये थ्योरी है कि जो ए.ओ. ह्यूम थे तो ब्रिटिश ही, तो उन्होंने ये जो कांग्रेस फॉर्म करी है ये ब्रिटिश के साथ एक तरीके का जो है इनकी प्लानिंग थी पहले से ही इसको फॉर्म करवाने की, कि भाई जो एजिटेशन जैसे 1857 के रिवोल्ट में जो एजिटेशंस वगैरह हुई थी कि भाई ब्रिटिश का भी कितना लॉस हुआ था उसमें, और मतलब एक तरीके का ये था कि जो ब्रिटिश एम्पायर था वो शुक हो चुका था और ऐसी एजिटेशन दोबारा ना हो, क्योंकि अब जो एजुकेटेड मिडिल क्लास हैं, क्योंकि 1857 में और
जो अब के लोगों में डिफरेंस है वो काफ़ी आ चुका है, क्योंकि अब एक एजुकेटेड फॉर्म, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप है वो फॉर्म हो चुका था, और वो उनकी पावर और भी ज़्यादा है। भले ही जो है वो रूलर्स ना हो, प्रिंसेस ना हो, कोई पर्टिकुलर रीजन के राजा ना हो, लेकिन उन पे जो पावर थी एजुकेशन की, उसके थ्रू वो काफ़ी लार्ज स्केल का डिसरप्शन कर सकते थे अब। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि एक थ्योरी है ये, कि एज ए सेफ्टी वॉल्व फॉर्म करी गई थी कांग्रेस, कि लोग जो है अपनी अगर आवाज़ वगैरह उठाएं तो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू उठाएं, और एजुकेटेड हैं ऑब्वियसली तो वो रिफॉर्म्स के तरीके से ही उठाएंगे, एंड एजिटेशन उनमें वैसी तो होगी नहीं अब, क्योंकि हम उन्हें एक आवाज़ का ज़रिया दे देते हैं कि भाई आप अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें, हम उसके द्वारा आपके ग्रीवेंसेस को रीएड्रेस करेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर थ्योरी है कि कांग्रेस की फॉर्मेशन जो है वो ब्रिटिशर्स द्वारा ही करी गई थी। और टू दिस एंड ही कन्विंस, इन्होंने लॉर्ड ड्यूफ्रिन को कन्विंस करा था एओ ह्यूम ने, कि नॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कि भाई जो फॉर्मेशन होनी है कांग्रेस की उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि भाई जो ब्रिटिश थे वो छोटी छोटी बातों पे तो ऑब्स्ट्रक्शन करते थे, और मतलब सज़ा दे देते थे लोगों को अगर छोटा सा भी कोई प्रोटेस्ट होता था, डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट होती थी उनके। तो इस स्केल की जो एक कंट्री लेवल की जो आईएनसी है, नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन कैसे उभर के आ गई, इसलिए इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि इसमें ब्रिटिश भी इन्वॉल्व थे इसकी क्रिएशन में। जो कि हमारे लाला लाजपत राय हैं वो बिलीव करते हैं, इस थ्योरी में बिलीव करते थे। एंड इवन द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस कंस्पिरेसी थ्योरी वाज एन ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेफ्टी वॉल नोशन। तो जो मार्क्सिज्म में एक कंस्पिरेसी जो थ्योरी है वो एक ऑफस्प्रिंग ही है सेफ्टी वॉल थ्योरी का, सेफ्टी वॉल का जो नोशन है एक। फॉर एग्जाम्पल आर पी दत्त ओपिन दैट दी INC वॉज बॉर्न आउट ऑफ ए कंस्पिरेसी। तो आर पी दत्त जी कहते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक कंस्पिरेसी से निकली है, टू अबोट ए पॉपुलर अपराइजिंग इन इंडिया। जो हमारे इंडिया में अपराइजिंग की एक फीलिंग आ गई थी और लोगों में अब पनपने लग गया था नेशनलिज्म, और जो भी था ये कि भाई अपने कंट्री में से आउटसाइडर का जो रूल है उसको जो है किसी ना किसी तरीके से हम कम करें या अपनी बातें इनसे मनवाएं वगैरह वगैरह। तो एक अपराइजिंग को रोकने का, अबॉर्ट करने का कंस्पिरेसी बताई जाती है INC की फॉर्मेशन। आगे हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस हाउएवर डिस्प्यूट द आइडिया ऑफ ए सेफ्टी वॉल। तो जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो डिस्प्यूट करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं इस सेफ्टी वॉल के थ्योरी को, आइडिया को। उनका ओपिनियन ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो रिप्रेजेंट करती थी द अर्ज ऑफ पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस। तो INC जो है वो एक पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियंस के द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके जो माइंडसेट है, जो उनकी पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, इकोनॉमिक डिमांड्स हैं, उनको एक्सप्रेस करने की एक बॉडी थी ये। तो उनका ये मानना है ये एक सेफ्टी वॉल की तरह नहीं था, ऐसा हिस्टोरियंस, मॉडर्न एज के जो हिस्टोरियंस हैं वो डिस्कार्ड करते हैं सेफ्टी वॉल वाले आइडिया को। और इफ़ द इंडियंस हैड कन्वीन सच ए बॉडी ऑन देयर ओन देयर वुड हैव बीन ओवरवेलमिंग ऑपोजिशन फ्रॉम द ऑफिशियल्स। तो इसमें एओ ह्यूम का इसलिए बहुत मेजर रोल है इसकी फॉर्मेशन में, क्योंकि अगर वो ना होते तो इंडियंस खुद से अपनी एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी फॉर्म जो है उन्हें कभी भी अलाउ करा ही नहीं जाता बाय द ब्रिटिश, क्योंकि ऐसा ऑपोजिशन होता, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे जब ऐसे ऑपोजिशन और एजिटेशन की तरफ से दिखाए जाते थे, ब्रिटिश की तरफ से जो रिएक्शन होता था हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन होता था। तो इसलिए इसमें ये माना जाता है कि अगर इंडियंस ने खुद ने बनाई होती ऐसी बॉडी तो वो फॉर्म नहीं होती। इन सर्कमस्टेंसेज एज बिपिन चंद्र ऑब्जर्व्स द अर्ली कांग्रेस लीडर्स यूज्ड ह्यूम। तो इसमें सेफ्टी वॉल थ्योरी का एक अपोजिंग थ्योरी ये है कि जो कांग्रेस लीडर्स हैं उन्होंने ह्यूम का यूज़ करके लाइटनिंग कंडक्टर की तरह अपनी जो है नेशनलिस्टिक फोर्सेस को साथ लाने का और एक नेशनल लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन करने का जो है ह्यूम को जो यूज़ करा उन्होंने, अंडर द गाइज, इवन इफ अंडर द गाइज ऑफ ए सेफ्टी वॉल। तो इवन अगर ये सेफ्टी वॉल का भी तरह जो भी इसका मान लीजिए कि सच में ही अगर ये सेफ्टी वॉल की इसकी इंटेंशन थी, ह्यूम की भी और ब्रिटिश की भी, जो भी था, इसमें ये बोला जाता है कि हमारे लीडर्स इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने इसको जाना कि अगर ये सेफ्टी वॉल भी है तो भी हम एज इसकी मदद से एक जो नेशनलिस्टिक फोर्स है उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उन्होंने इसलिए कंटिन्यू करा इसके साथ। आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस। तो एक्चुअल में जो मॉडरेट्स के ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स इनके क्या थे, और इन्होंने ये एक्चुअल में फॉर्म क्यों करी थी अपनी जो
इस लेवल की, नेशनल लेवल की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके जो मोटे मोटे जो मेन एम्स थे इनके माइंड में फॉर्म करते वक्त, तो वो ये थे कि भाई एक डेमोक्रेटिक और नेशनलिस्ट मूवमेंट को फॉर्म करना है, एंड जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। एंड पॉलिटिसाइज एंड पॉलिटिकली एजुकेट पीपल, कॉमन मासेस को और लोगों में एजुकेट करना है, उनको उनमें अवेयरनेस फैलानी है पॉलिटिक्स की, कि एक्चुअल में पॉलिटिक्स क्या होती है और कंट्रीज़ में पॉलिटिक्स कैसे चलती है, उन्हें अवेयर करना पॉलिटिक्स के बारे में। इस्टेब्लिश दी हेडक्वार्टर्स फॉर ए मूवमेंट। तो अब नेशनल मूवमेंट जैसे अब पीरियड बिगिन हो ही चुका है भाई नेशनलिज्म का, तो एक हेडक्वार्टर इन द सेंस जो आईएनसी है वो ही एक मूवमेंट का हेडक्वार्टर है। एंड तो इन्होंने क्या करा कि जो आईएनसी को ही एक हेडक्वार्टर बोला गया इस स्टेटमेंट पे, हेडक्वार्टर्स का अगर जो मतलब है, तो इन्होंने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस को मूवमेंट का एक तरीके से एपी जो है सेटअप करा। प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। तो जो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हमारे जो लीडर्स जो हैं और काफ़ी सारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो ऑल ओवर द कंट्री से उन्हें यूनाइट करना और उनमें फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो प्रमोट करना, प्रोपगेट करना, स्प्रेड करना आइडियाज़ को एक दूसरे में। और जब सेशंस होते थे, और मेन इसका प्राइमरी जो हम देख सकते हैं कि भाई सेशंस ऑल ओवर द कंट्री ही क्यों होते थे, उसमें एक ये भी रीज़न है कि भाई हर देश के हर पार्ट में एक यूनिफिकेशन वाली फीलिंग रहे। ये ना हो कि भाई आईएनसी जो है कहने को एक नेशनल लेवल की पार्टी है, बट वो जहाँ से लीडर्स हैं उसके सिर्फ वो वहीं जो है अपने सेशंस वगैरह करती है। तो इसमें ये भी है कि इसलिए ऑल ओवर द कंट्री इसमें सेशंस जो होते थे हमेशा किसी अलग अलग जगह पर होते थे। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा डेवलप एंड प्रोपगेट। प्रोपगेट का मीनिंग होता है स्प्रेड करना, स्प्रेड। तो लोगों में डेवलप करना एक तरीके से आइडियाज़ को, और प्रोपगेट उन्हीं आइडियाज़ को फिर फैलाना, एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की जो डेवलप है फीलिंग जो लोगों में है। आगे हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि है डेवलप एंड प्रोपगेट एन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। तो एक एंटी कॉलोनियल माइंडसेट डेवलप करना लोगों में, एक एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी लोगों में जो है उत्पन्न करना, लोगों के मासेस में जो है उस फीलिंग को लाना कि भाई जो कॉलोनियलिज्म है वो इंडिया के हित में नहीं है, और उन आइडियाज़ को फिर ऑल ओवर द कंट्री हर जगह स्प्रेड करना, प्रोपोगेट करना। प्रोपोगेट इन द सेंस की स्प्रेड, प्रोपोगेट का जो सिनोनिम है एक, उसको बोलते हैं स्प्रेड। तो आइडियाज़ को, इन एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना भी एक इनका पर्पस था, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स में से। फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट विद ए व्यू टू यूनिफाइंग द पीपल ओवर ए कॉमन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम। तो लोगों को एक साथ लाना, फॉर्मुलेट और प्रेजेंट करना, जो लोगों की डिमांड्स होती थी सरकार के आगे उन्हें लाना, अपनी इस जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके थ्रू सरकार में प्रेजेंट करना अपनी जो डिमांड्स हैं, रिफॉर्म्स की कोई डिमांड है या कोई इन पर्टिकुलर डिमांड है किसी ग्रुप की, उनको सरकार के आगे रखना ला के, और लोगों को यूनिफाई करना एक कॉमन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोग्राम में। ये भी एक इन आईएनसी का ऑब्जेक्टिव था मेन। डेवलप एंड कंसोलिडेट ए फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड प्रोविंस। तो लोगों में जो फीलिंग डेवलप करना और कंसोलिडेट करना एक नेशनल यूनिटी की फीलिंग को, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड प्रोविंस। जैसे हमारी कंट्री में शुरू से ही कुछ ईविल्स रहे हैं कास्ट के, एंड डिविजन्स हमारे में शुरू से रहे हैं रिलीजन के, तो उन डिविजन्स को हटाना और लोगों में एक यूनिफिकेशन की फीलिंग लाना नेशनल यूनिटी की। ये भी एक प्राइमरी पर्पस था। बेसिकली जो प्राइमरी पर्पसेस हैं इनके, हम उसमें से देख सकते हैं कि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं उसमें यूनिफिकेशन एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई इस पर्टिकुलर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसे इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो कंट्री में यूनिफिकेशन करना है और इसको एक नेशनल लेवल के स्केल पे लेके जाना है। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है एरा ऑफ मॉडरेट्स इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं दी इसमें उस नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंपॉर्टेंट लीडर्स। तो जो मॉडरेट फेज के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, उनको हम इसमें देखेंगे उनके क्या क्या नाम थे, कौन कौन वो लोग थे। तो दी नेशनल लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, D.E. वाशा, W.C. बैनर्जी and S.N. Banerjee, who dominated the Congress policies during the early period, were firm believers of liberalism and moderate politics.
तो हमारे जो लीडर्स थे, ये दादा भाई नौरोजी जैसे, फिरोज शाह मेहता जैसे, ये सारे इंटेलेक्चुअल्स थे, सारे एक्सट्रीमली एजुकेटेड लोग थे एंड मॉडरेट्स थे। ये हमारे लिबरलिज्म में ऑब्वियसली मॉडरेट्स थे। इसका मतलब तो यही हो गया कि भाई लिबरल्स थे एंड लिबरलिज्म के फर्म बिलीवर्स थे। फर्म बिलीवर्स मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका बिलीफ थे लिबरलिज्म के टूवर्ड्स। एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स में और लिबरलिज्म में इनका काफ़ी एक तरीके से इंटरेस्ट था, काफ़ी विश्वास था कि इस टाइप की जो पॉलिटिक्स होती है वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स ला के देती है। एंड दे केम टू बी लेबल्ड एज मॉडरेट्स टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नियो नेशनलिस्ट। तो उसी टाइम पीरियड में भी ऑब्वियसली दो माइंडसेट के लोग तो सोसाइटी में होते ही हैं। तो कुछ लोग एक तरीके से जो हमारे मॉडरेट्स थे, इनकी लिबरलिज्म वाली थिंकिंग थी, और जो हमारे दूसरे सेक्शन थे उनकी प्राइमरी गोल तो दोनों का एक ही था भाई, अगेंस्ट थे ब्रिटिश के। ये भी एक तरीके से अगेंस्ट ही थे, उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थे, भले ये बिल्कुल लिटरल सेंस में उनके अगेंस्ट नहीं थे। कुछ जो हमारे नियो नेशनलिस्ट हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो भले ही वो प्रोमिनेंस में नहीं थे इस पर्टिकुलर पीरियड में, लेकिन इस पीरियड से पहले भी वो स्मॉल स्केल पे एग्जिस्ट करते थे वैसे लोग। एंड उनका भी एक ही गोल था भाई, ब्रिटिशर्स के वो अगेंस्ट थे, बट उनकी पॉलिसीज़ जो थी वो रेडिकल पॉलिसीज़ थी। वो थोड़े वायलेंट में बिलीव रखते थे, वो वायलेंस में बिलीव रखते थे बेसिकली। एंड तो हमारे एक्सट्रीमिस्ट वर्सेस मॉडरेट्स का काफ़ी इंटरेस्टिंग, जो हम ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसे भी हम लेकिन डिस्कस करेंगे आगे अपनी वीडियोज़ में। ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी हु वर रेफर्ड टू एज एक्सट्रीमिस्ट। तो अर्ली 20th सेंचुरी में हमारे एक्सट्रीमिस्ट का जो है बिल्कुल लाइमलाइट में ये लोग आ जाएंगे। ये छोटा ग्रुप बन के नहीं रहेगा, ये भी फिर नेशनल मूवमेंट में इनका भी एक सिग्निफिकेंट रोल रहेगा, जैसा कि हमारे मॉडरेट्स का भी रहा है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मॉडरेट्स की अप्रोच क्या थी। जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे, इनकी अप्रोचेस क्या थी इस पर्टिकुलर गोल को, किसी भी पर्टिकुलर गोल को और नेशनलिज्म में अपनी जो रिफॉर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं या कुछ भी है उसको अप्रूव कराने की इनकी क्या अप्रोच रहती थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में बिलीव रखते थे एंड कन्फाइनमेंट ऑफ द लॉ में रह के काम करने में बिलीव रखते थे, कोई वायलेंस में नहीं। कि भाई अगर ब्रिटिश ने हमारी कोई पॉलिसी को डिस्कार्ड कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, तो हम अगर अपनी एजिटेशन भी अगर दिखाना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म में होगी, वो प्रेस के फॉर्म में होगी। हम लिख के अपना गुस्सा दिखाएंगे, हम लिख के अपनी नाराज़गी दिखाएंगे, हम प्रिंट मीडिया के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू अपनी जो है आवाज़ को उठाएंगे अगर ब्रिटिश ने कोई भी हमारी पॉलिसी नहीं अप्रूव करी। लॉ के कन्फाइनमेंट में रख के काम करेंगे, कोई तोड़ा फोड़ी नहीं, दंगे फसाद नहीं, वायलेंस नहीं। इससे स्लो प्रोग्रेस हुई लेकिन ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस थी। एंड मॉडरेट्स का ये मानना था कि जो ब्रिटिश थे, दे बेसिकली वांटेड टू बी जस्ट टू द इंडियंस। तो मॉडरेट्स ये कहते थे कि जो ब्रिटिश थे उनका इंडियंस के टूवर्ड्स जो एटीट्यूड था वो सही था, और वो मतलब सिर्फ इंडियंस की भलाई चाहते थे लेकिन रियल कंडीशन से अवेयर नहीं थे। तो देयर फॉर इट इफ पब्लिक ओपिनियन कुड बी क्रिएटेड इन द कंट्री एंड पब्लिक डिमांड्स बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट थ्रू रेजोल्यूशन, पिटिशन, मीटिंग्स, दी अथॉरिटीज़ वुड कंसीड दीज डिमांड्स ग्रेजुअली। तो एक पब्लिक ओपिनियन, यूनिफाइड पब्लिक ओपिनियन किसी भी पर्टिकुलर डिमांड को लेके या रिफॉर्म को लेके लोगों में फॉर्म करा जाए कंट्री में, तो इन डिमांड्स को हम प्रेजेंट करेंगे सरकार के सामने रेजोल्यूशन के थ्रू, पेटिशंस के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, और अथॉरिटीज़ इन दी एंड कभी ना कभी तो कंसीड इनसे करी जाएंगी। कंसीड कर जाने का मतलब ये है कि कभी ना कभी तो वो हमारी डिमांड्स को मांगेंगी ही, अगर मानेंगी, अगर हम इन्हें तमीज़ से अपना जो है इनको प्रेजेंट करें अपनी मांगों को। टू अचीव दीज एंड्स दे वर्कड ऑन ए टू प्रोन्स्ड मेथोडोलॉजी। तो एक दो तरीके की इन्होंने मेथड जो है अपनाया, जिसमें से एक मेथड ये था कि लोगों में एक पब्लिक ओपिनियन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्शियसनेस अवेयर करानी चाहिए, अराउज होनी चाहिए उनमें, और नेशनल स्पिरिट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ के टूवर्ड्स। जो भी हम रिफॉर्म चाहते हैं अपने लिए, या हम अपने लिए जो भी ब्रिटिश से कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबका ही एक ओपिनियन होना चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होना चाहिए वो, और सबको एजुकेट करो और यूनाइट करो लोगों को एक कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चन पे। सेकंड इनकी जो मेथड था वो ये था कि परसुएट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द पब्लिक ओपिनियन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इन इंडिया। तो ब्रिटिश की सरकार को और ब्रिटिश जो पब्लिक है उसमें एक परसुएड करो, उन्हें भी परस्यू करो, उनसे भी उनका जो ओपिनियन है उनसे भी उनको ओपिनियन मांगो और अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाओ, ब्रिटिश पब्लिक तक भी इवन, कि भाई इंडिया में जो रिफॉर्म्स चाहिए उनको प्लीज़ गवर्नमेंट के थ्रू रिफॉर्म्स, हमें जिनकी रिफॉर्म्स की नीड है उन्हें लाया जाए। और
दे यूज़ द मेथड ऑफ प्रेयर एंड पेटिशंस। इन्होंने प्रेयर एंड पेटिशन का मेथड यूज़ करा, जो कि एक रिक्वेस्ट वाला मेथड बोला जाता है। प्रेयर इन द सेंस कि रिक्वेस्ट करते थे, पेटिशंस फाइल करते थे, लिखित मतलब एक तरीके से कोई एक्चुअल फिजिकल वायलेंस नहीं होती थी। ये जो इनकी अप्रोच का पार्ट है वो ये है कि भाई फिजिकल वायलेंस नहीं करना, दंगे नहीं करना, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करना, सिविल में मतलब बेसिकली सिविल कोड को तोड़ना नहीं। इनका ये अप्रोच थी मॉडरेट्स की, कि भाई सिविल जो है डिसरप्शन नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, हम अपनी मांगें मंगवाएंगे लेकिन तमीज़ से और प्यार से, ऐसा मॉडरेट्स का मानना था। और अगर ये मांगे नहीं मानते थे प्रेयर एंड पेटिशन से, तो हम अगर अपनी एजिटेशन जो है, अगर हम नाराज़ हैं तो हम दिखाना भी चाहते हैं अपनी नाराज़गी, तो हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से दिखाएंगे, जो कि जैसे प्रेस फॉर्मेट है एंड लिटरेचर है। अपनी इन्हीं मेथड से हम अपनी नाराज़गी को दिखाएंगे। हम नाराज़गी को ऐसे नहीं दिखाएंगे कि भाई तोड़ फोड़ करने लग जाएं, मारने लग जाएं और दंगे फसाद हों। ये हमारे मॉडरेट्स की अप्रोच थी। और एक ब्रिटिश कमेटी आईएनसी की इस्टेब्लिश हुई थी लंदन में, इंडिया जिसका मेन ऑर्गन था। और दादा भाई नौरोजी ने अपनी काफ़ी लाइफ का सब्सटेंशियल पोर्शन और अपनी लाइफ की काफ़ी इनकम जो है इंडिया के केस को अब्रॉड में, जैसे हमने अभी पढ़ा कि पब्लिक में उन्होंने परस्यू करा अपने इंडिया की काफ़ी जो गोल्स थे, डिमांड्स थे, लोगों में, बाहर के लोगों में जो है, हमारे कंट्री से बाहर के लोगों में भी उस चीज़ को फैलाने की कोशिश करी। इस प्रोसेस में इन्होंने अपनी काफ़ी लाइफ का टाइम भी दिया और इनकम भी दी। और 1890 में इट वाज डिसाइडेड टू होल्ड ए सेशन ऑफ द आईएनसी इन लंदन इन 1892। तो 1890 में ये डिसाइड हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक वहाँ पे भी सेशन होगा, जिसके थ्रू हम जो है अपनी पब्लिक ओपिनियन में वॉइस रेज करेंगे, वहाँ के लोगों को भी अवेयर करेंगे इंडिया की एक्चुअल सिचुएशन का। लेकिन लंदन में एक्चुअली उस टाइम 1891 में इलेक्शंस होने थे, तो इस वजह से ये कभी हो नहीं पाया। तो ये प्रपोजल जो पोस्टपोन कर दिया गया था, लेकिन और ये कभी रिवाइव हुआ भी नहीं फिर। रिमेनिंग पॉइंट्स हैं कि द मॉडरेट लीडर्स बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल कनेक्शंस विद ब्रिटेन वर इन इंडियाज इंटरेस्ट at that stage of history, and that the time was not ripe for a direct challenge to British rule. तो मॉडरेट लीडर्स का ये मानना था कि जो पॉलिटिकल कनेक्शंस ब्रिटिश के साथ ही फॉर्म कर रहे थे, क्योंकि एजुकेटेड लोग थे, इजीली उनके साथ कम्युनिकेट कर पाते थे। ऑफिसेज में भी ये अज्यूम कर चुके थे, काफ़ी ऑफिसेज सिविल सर्विसेज में भी थे ये। तो इनका ये मानना था कि ब्रिटिश के साथ जो है, जो ब्रिटिश थे, उनके साथ कनेक्शन होना एक काफ़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस पर्टिकुलर स्टेज पे हिस्ट्री की। एंड ये कोई समय सही नहीं था एक डायरेक्ट चैलेंज देने का ब्रिटिश रूल को। तो ये इनकी जो मानना था, इनकी आइडियोलॉजी का एक पार्ट ये था कि ब्रिटिश से बना के रखो, क्योंकि अभी ये सही टाइम भी नहीं है उन्हें डायरेक्ट चैलेंज देने का। और देयरफॉर इट वाज कंसिडर्ड टू बी अप्रोप्रिएट टू ट्राई एंड ट्रांसफॉर्म द कॉलोनियल रूल टू बी एज क्लोज एज नेशनल रूल एज पॉसिबल। तो ये इनका कंसिडरेशन ये थी कि भाई हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे जो कॉलोनियल रूल है उसी को एक नेशनल रूल की तरह ट्रांसफॉर्म करवाने की, अपनी जो मेथड से इनके पेटिशंस के थ्रू, बातचीत के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, एंड ये जो भी इनके लिबरल वाले मेथड थे, जो लिबरल मेथड्स थे इनके, उनके थ्रू इनका ये मानना था कि हम ये जो भले ही ये कॉलोनियल रूल है अभी, इसको हम डायरेक्ट चैलेंज तो कर नहीं सकते, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस रूल को ट्रांसफॉर्म कराने की एज क्लोज एज पॉसिबल टू ए नेशनल रूल। तो इसी के साथ इस वीडियो के जो हमें पॉइंट्स कवर करने थे वो ख़त्म होते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि कांग्रेस की फाउंडेशन कैसे हुई थी, मॉडरेट लीडर्स कौन कौन से थे उसमें, और इनके एम्स क्या थे, इनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इनकी अप्रोच क्या थी, इनकी अप्रोच क्या रही थी, वो भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।